ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आज भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि इस भगदड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है? यह आज हमारी कवर स्टोरी है। स्टेडियम के बाहर मौत की चीख पुकार सुनाई दे रही थी और अंदर जीत का जश्न मन रहा था। क्या मौत के मातम के बीच जीत का जश्न जरूरी था? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? सरकार और प्रशासन से ये सवाल भी आज हम पूछेंगे। कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुई सरेंडर वाली सियासत का विश्लेषण आज आपके लिए करेंगे। आपको दिखाएंगे सरेंडर शब्द पर इतना बवंडर क्यों मचा है और विराट कोहली के लिए आईपीएल का चैंपियन होने के मायने क्या हैं। इसी पर रात 8:30 बजे मेरे साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट चीकू चैंपियन। Lot of girls, they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there. तो खबर अब बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची मौत की भगदड़ नहीं है, बल्कि इस भगदड़ के पीछे छिपी लापरवाही है। आज भारत की बात में हम मौत की भगदड़ के जिम्मेदार लोगों से सख्त सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले यह दिखाना जरूरी है कि जीत के जश्न के बीच मौत की भगदड़ हुई कैसे। यहाँ आपको बताते चले कि इस भगदड़ में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था। आज तैयारी बेंगलुरु में टीम की विक्ट्री परेड निकालने की थी। हालांकि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परमिशन न मिलने के बाद उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में विनिंग टीम को चीयर करने के लिए फैंस की भारी भीड़ पहुंच गई। इसके बाद स्टेडियम के अंदर घुसने को लेकर लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। नतीजा भगदड़ की शक्ल में पूरा देश इन तस्वीरों के जरिए देख रहा है। हमारे पास भगदड़ की पूरी टाइमलाइन है। आपको ये टाइमलाइन दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगदड़ आखिरकार हुई कैसे, ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर 2:45 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एचएएल एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके बाद टीम ताज होटल गई। शाम 4:30 बजे स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ मची। जो जानकारी मिल रही है, शाम 4:30 बजे के आसपास ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विधानसभा पहुंची थी, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया था। इसके बाद शाम 6:10 पर टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। इसके बाद शाम 6:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद टीम वहां से निकल गई। इससे भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोगों की जान जा रही थी, तब भी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न चल रहा था। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए भीड़ का आलम यह था कि लोग जान जोखिम में डालकर स्टेडियम के बाहर पेड़ पर चढ़े हुए थे। आखिर हमारी संवेदनशीलता को हो क्या गया है? ये सवाल आरसीबी के रवैये पर भी उठ रहा है, क्योंकि भगदड़ के 3 घंटे बाद जाकर आरसीबी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। कहा गया है कि प्रशंसकों ने इस कप के लिए 18 साल इंतजार किया। हमें उनकी इस कमजोरी के लिए उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। भगदड़ की टाइमलाइन हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि भगदड़ के हालात कहां और कैसे बने। दरअसल कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भगदड़ हुई। दोनों के बीच दूरी करीब 50 मीटर से कम है। गेट नंबर 2AB और 6AB और 17 पर भगदड़ मचने की जानकारी सामने आई है। भीड़ ज्यादा होने पर स्टेडियम के गेट बंद किए गए। भीड़ दीवार पर इसके बाद चढ़ने लगी। इसी दौरान पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किया गया। कई लोग बैरिकेडिंग के नीचे दब गए। इधर भगदड़ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में इस मौत की भगदड़ का जिम्मेदार आखिरकार कौन है?
क्या प्रशासन को इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाएगी, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये एक बड़ा सवाल है। क्या भीड़ को संभालने के लिए उपाय नहीं किए गए थे जो जरूरी थे? क्यों भारत में हम बार बार होने वाली भगदड़ को रोक नहीं पाते? हर बार भगदड़ होती है, भगदड़ के बाद सवाल उठते हैं और सरकारें जांच की बात करती हैं। इस बार भी यही परंपरा निभाई जा रही है। The exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. I don't blame my police department. They have done their best. State government has to take complete responsibility on this tragedy. Without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. जब बेंगलोर शहर में मुहर्रम का ताज़िया निकलता है तो उससे में जो पुलिस बंदोबस्त होता है वो आज के पुलिस बंदोबस्त से दोगुना से ज़्यादा होता है। तो सुरक्षा की चिंता सिर्फ ताज़िया में और बाकी इंतजामों में सुरक्षा की चिंता नहीं है। तो नेता उसी काम में जुट गए हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करना, और वो साफ तौर पर आपने देखा भी और सुना भी। लेकिन सबसे जरूरी है यहाँ पर ऐसे हादसों पर रोक कैसे लगेगी, इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, उनकी जवाबदेही कब और कैसे तय होगी, ये जानना और समझना। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जीएस विवेक हमारे सहयोगी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक एक कर इनका रुख करना चाहूंगी। जीएस, बिना लाग लपेट के सीधा सीधा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए? क्या गलती किसी एक की है या फिर कई लेवल्स पर यहाँ पर चूक हुई है? कई लेवल्स पे चूक हुई है और बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब है कि इसमें जवाबदेही आरसीबी मैनेजमेंट की है, उसमें जवाबदेही पुलिस की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है। सबसे पहले जिद आरसीबी की थी कि उनको विक्ट्री परेड करना है, ठीक वैसे ही जैसे केकेआर ने किया था, 18 साल इंतज़ार किया है तो उनको इसको सेलिब्रेट करना था। ठीक है, बनता है, पर क्या ये तैयार था स्टेट? उसका उन्होंने जायज़ा नहीं लिया, ये वहाँ पर उनकी गलती है। दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं होता है कि पार्ट क्लियरेंस नहीं होता है, या तो आप अलाउ करते हैं या आप अलाउ नहीं करते हैं। और अगर कल रात को अहमदाबाद में जब टीम जीती है, उसके बाद बेंगलुरु में जो जश्न के माहौल बने थे, उसके बाद भी अगर वहाँ के स्टेट को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, आरसीबी के मैनेजमेंट को फैंस के पैशन का अंदाज़ा नहीं है, तो आई थिंक कि वहाँ पर उनसे सबसे बड़ी जो है चूक हुई है। आरसीबी के फैंस आईपीएल में अगर हम सबसे ज़्यादा लॉयल और पैशनेट फैंस की बात करते हैं तो आता है सवाल में और जहन में मुंबई, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, और शायद आरसीबी इसमें सबसे ऊपर है क्योंकि इतने साल तक ट्रॉफी नहीं जीतने के बावजूद भी जो लॉयल्टी फैंस की थी वो कहीं और नहीं थी। जीएस, यहाँ पर अगर हम टीम्स को साइड रख भी दें, क्रिकेट को लेकर हमारे देश में लोगों की भावनाएं क्या हैं ये तो किसी से भी नहीं छुपी है ना। तो जब आप ये कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, तो वो बात वैसे भी हजम नहीं होती। जब ये जीत इतनी बड़ी है और इतने सालों बाद हाथ लगी है तो लोगों की भावनाएं भी कुछ उसी तरीके की उमड़ेंगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर पर विक्ट्री परेड को लेकर परमिशन नहीं दी गई कि आप परेड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये माना कहीं ना कहीं इस परमिशन को डिनाई करने के साथ ही कि वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब इतनी भीड़ जुट रही थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि इसी के जवाब में आरसीबी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि ये विक्ट्री परेड होगा, पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी था या यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था आरसीबी ने जो दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर पुलिस ने पहले कह दिया, साफ तौर पर कह दिया गया कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से विक्ट्री परेड नहीं होगा, उसके बावजूद उसके बाद आरसीबी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें ये कहता है साफ साफ कि विक्ट्री परेड होगा,
इस समय पे होगा। इससे पहले विधानसभा होगा, उसके बाद विक्ट्री परेड होगी, फिर फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और ये सब होता है। और सबसे ज़्यादा जो इनसेंसिटिव बात है प्रतिमा, वो बस ये है कि बाहर लोगों की जान जा रही थी, लेकिन अंदर जश्न का माहौल बनता जा रहा था। इस पे कोई दो राय नहीं कि बहुत ही इनसेंसिटिव ये तस्वीरें थी। इसको देख कर ना आज खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अंदर जिस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था, बाहर की जानकारी आपको कैसे नहीं मिली, ये बहुत हैरानी की बात है। इस पर हम बात करेंगे और मृत्युंजय मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का पहले मैं रुख कर लूं। बेंगलुरु हादसे पर सीएम सिद्धारमैया का बयान। हादसे में 11 लोगों की मौत, 33 घायल हैं। मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। भगदड़ में घायल सभी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सिद्धारमैया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जश्न में ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से यह हादसा हुआ है, ये कह रहे हैं सीएम सिद्धारमैया। तो यहां सवाल हमारे भीड़ प्रबंधन के तरीकों पर भी उठ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हम आज तक क्राउड मैनेजमेंट नहीं सीख पाए हैं। आज स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ने से यह भगदड़ हुई है। सीएम भी कह रहे हैं कभी कहीं मेला लगता है तो भगदड़ हो जाती है और लोगों की जान चली जाती है। कभी किसी कथा और सत्संग में भीड़ जुटती है, बढ़ती है तो भगदड़ हो जाती है। यहां तक कि मंदिरों में दर्शन के लिए भी कई बार इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि भगदड़ मच जाती है। बसों ट्रेनों में भगदड़ मचने से लोगों की जान अक्सर चली जाती है। हम ऐसी भगदड़ों पर कोई भी अंकुश लगाने में हर बार नाकाम ही साबित होते हैं। आज बेंगलुरु में भगदड़ के बीच लोग बीते साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई में मरीन ड्राइव पर हुई जीत के जश्न की चर्चा कर रहे हैं, जहां आज ही की तरह फैंस की भारी भरकम भीड़ जमा हुई थी, लेकिन ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। फिर यहां सरकारें भगदड़ रोकने के इंतजाम करने में नाकाम कैसे साबित हुई? स्टेडियम के बाहर से चश्मदीदों के कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं, सुनाते हैं आपको कि आखिर स्टेडियम के बाहर क्या हुआ कि मौत की भगदड़ का कब्जा हो गया। तो यहां पहले मैं अपने सहयोगी का रुख करती हूं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कुछ देखा। मृत्युंजय, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि लोग मुंबई में उस विक्ट्री परेड का जिक्र कर रहे हैं आज खासतौर पर, जो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मरीन ड्राइव पर भारी भड़कम भीड़ थी, लेकिन ऐसा कोई भी हादसा पेश नहीं आया था। तो जब वहां पर क्राउड मैनेज हो सकता था, तो फिर ऐसे हादसे हमें क्यों देखने पड़ते हैं? निश्चित तौर पर प्रतिमा, देखिए जैसा सहयोगी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जीएस विवेक ने कि क्लैरिटी, इसमें मुंबई की जब बात आती है, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे T20 वर्ल्ड कप 4 जुलाई को, जब टीम का आगमन मुंबई में हो रहा था, तो यहाँ भी एक निमंत्रण दिया गया था। और निमंत्रण आपको याद होगा कि रोहित शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था कि हम वानखेड़े स्टेडियम में मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और रोहित शर्मा का निमंत्रण था, बीसीसीआई का निमंत्रण था, मुंबई पुलिस ने भी इसका स्वागत किया था, लेकिन एक क्लैरिटी थी कि एक विक्ट्री परेड निकलेगी और अंतिम में जाकर वानखेड़े स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान होगा और वहीं पर कार्यक्रम का समापन होगा। जब क्लैरिटी होती है तो तैयारियों के लिए भी एक योजना के तरीके से तैयारियां की जाती है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। मुझे याद है 4 जुलाई की तारीख थी, टीम 5 बजे के बाद आने वाली थी, बाहर निकलने वाली थी। 5 बजे से विक्ट्री परेड का समय दिया गया था, लेकिन सुबह 11:30 बजे से मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर, मरीन ड्राइव के सड़क पर लोग जमा होने शुरू हो गए थे और वानखेड़े स्टेडियम तो खुलने के 15 मिनट के अंदर ही भर गया था। और हम खुद एयरपोर्ट से लेकर टीम को फॉलो कर रहे थे और हमने पूरे रास्ते में देखा था कि लोग सड़कों पर खड़े थे, फैंस खड़े थे टीम इंडिया को देखने के लिए। लेकिन मैं मुंबई पुलिस के प्रबंध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस दिन मुंबई पुलिस के टॉप अधिकारी, मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से लेकर जो स्पेशल कमिश्नर है देवेंद्र भारती और उनके एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी की फोर्स के साथ साथ मुंबई पुलिस के जवान जगह जगह तैनात थे। उन्होंने प्रॉपर एक बैरिकेडिंग की थी, जगह बनाया था कि अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो वो इस जगह पर पहुंच सकता है, कोई वाहन से आ रहा है तो वाहन यहीं तक सीमित है, वाहन को हम हर जगह अलाउ नहीं कर सकते। तो यानी उस दिन तैयारी पुख्ता थी और ये खुद हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर देखा था, महसूस किया था, जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं। यानी यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए थी। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ की होगी न्यायिक जांच। ये सीएम सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी न्यायिक टीम। हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह भी सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया। सुनिए। I do not want to play politics here in this case. BJP people are playing politics. I do not want to play politics. No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. Our government is not going to play politics with it.
See, let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. तो बेंगलुरु हादसे पर सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस हादसे पर कोई भी राजनीति हो, लेकिन जैसा कि होता है ऐसा किसी भी घटना के बाद वो होने लगा है। भगदड़ पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो हादसे पर राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी का यहां इस पूरे मामले को लेकर आरोप है कि भगदड़ को टाला जा सकता था। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था, भीड़ प्रबंधन के इंतजाम नहीं थे। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। ज्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ, कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दी जा रही है। ये गंभीर आपराधिक लापरवाही है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो वही सरकार पीड़ितों को राहत के लिए हर संभव कदम उठा रही है, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि भगदड़ को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर सियासत हो रही है। और इस बीच बेंगलुरु हादसे पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु हादसे पर दुख जताया है, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कर्नाटक सरकार हर संभव सहायता करे, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ये बात कही है। कोई जश्न जिंदगी से बड़ा नहीं है, जीवन हमेशा पहले आना चाहिए। अब यहां सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े जश्न की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि आईपीएल एक घरेलू टूर्नामेंट है और एक फ्रेंचाइजी ने दूसरी फ्रेंचाइजी को हराया था। फिर इतने बड़े पैमाने पर जश्न का आयोजन क्यों किया गया? बेंगलुरु की भगदड़ पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। के अंदर कार्यक्रम रखा था जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था, लेकिन इस तरह बाहर उसके भीड़ इतनी हो जाएगा इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी। अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो विस्तार से डिटेल आएंगे उन डिटेल से आप लोगों को अवगत। इस हादसे का अपडेट आगे भी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। अब बात कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी सियासी काव्यपाठ की करेंगे। बीते 24 घंटे से देश में सरेंडर वाला नैरेटिव ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ सरेंडर चालीसा पढ़ रहे हैं। इस सियासी काव्यपाठ या सरेंडर चालीसा के शब्द क्या कुछ है, पहले जरा उस पर नजर डालिए। नरेंद्र का सरेंडर, मुकद्दर का सिकंदर, भारत माता के नरेंद्र, नरेंद्र देश के मृगेंद्र, बहादुरी का इंजेक्शन, रोगी वाली मानसिकता, हाफिज सईद, मसूद अजहर, चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट, नरेंद्र मोदी थंडर, राहुल गांधी ब्लंडर, कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर। आपको इन शब्दों का शोर ऐसा नहीं लगता जैसे दो बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हों और काव्यात्मक शैली में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हों? वैसे बीते 24 घंटे से ये शब्द देश के सियासी गलियारों में इधर से उधर घूम रहे हैं। सरेंडर वाले सियासी बवंडर की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से हुई थी। मंगलवार को भोपाल गए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करने का बड़ा आरोप लगाया था। इस दौरान पीएम मोदी पर हमले के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया वो बीजेपी के सीने में शूल की तरह चुभ गया। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, इसके बाद बयान पर शुरू हुई सियासत का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये बीजेपी आरएसएस वालों को इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। तो राहुल गांधी के बयान से सरेंडर वाला जो शब्द निकला, देखते ही देखते इस शब्द ने सियासी गलियारों को हाईजैक कर लिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ सरेंडर वाला नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत कर दी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरएसएस का इतिहास
कायरतापूर्ण रहा है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस का इतिहास सरेंडर के कैलेंडर से भरा पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप के आदेश पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का बयान सेना के शौर्य का अपमान है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। बीजेपी ने यह कहकर कांग्रेस को जवाब दिया है कि भारत ने न कभी सरेंडर किया है और न ही कभी सरेंडर कर सकता है। कांग्रेस ने नरेंद्र का सरेंडर वाला जुबानी हमला बोला तो बीजेपी ने पीएम मोदी को भारत माता के नरेंद्र, देश के मृगेंद्र बता दिया। यहां मतलब मृगेंद्र से शेर, यानी सरेंडर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ फायर हैं। 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर की शर्तों पर हुआ, जब इतिहास ही कायरता का है। और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत माँ के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र, भारत माँ के मृगेंद्र। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोची। अचानक फोन आता है, बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर, और यहाँ से भाई साहब जो हैं निमियाते हुए सरेंडर। हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य, उसको सरेंडर से तुलना करना, ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों नहीं जवाब देते? फायर किन शर्तों पर हुआ? शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की, भारत सरकार ने नहीं की है। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुए सरेंडर संग्राम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे क्या देश की राजनीति अपने असल मकसद से भटक रही है? क्यों देश के राजनीतिक दल एकजुट होकर पाकिस्तान से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं? क्या देश की पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रख रही हैं? क्या देश के राजनीतिक बिखराव से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बल नहीं मिलेगा? यहां गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। यही वजह है कि वो आक्रामक होकर अलग अलग बयानों से सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के हमलों को सेना का अपमान बताकर उसकी रणनीति को फेल करना चाहती है, उसके खिलाफ देश विरोधी नैरेटिव तैयार करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सरकार से सवाल है तो सरकार के पास सेना के शौर्य की ढाल। इस पूरी राजनीति के केंद्र में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर किया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सीज फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। ये सहमति भारत पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर हुई है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि वो सरकार के खिलाफ सवालों की पूरी सीरीज के साथ तैयार खड़ा है। विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष के रुख को गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में दोनों तरफ से आक्रामक बयानबाजी बढ़ती जा रही है, जिसमें हर दिन नए नए शब्दों से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। कथन एक बार नहीं 12 बार कि सरेंडर उन्होंने कराया है। वो दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और हमारा प्रधानमंत्री इतना भी नहीं करता खंडन करे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये भी साहस नहीं दिखाते आप, तो दुनिया क्या समझे कि एक तरफ 1, 2, 3, 4, 12 बार कह रहा है कि मैं उन्होंने सरेंडर कराया और आप बोल नहीं रहे। जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है
मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। अब बात ऑपरेशन सिंदूर से आगे निकल चुकी है। विपक्ष पाकिस्तान के साथ चीन, बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देकर सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पीओके 1960 और 1971 तक के राजनीतिक अध्याय पलटकर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले। चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नेपाल में 10 साल पहले नहीं था। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? विपक्ष का आरोप है कि उसके सवाल सरकार की विदेश नीति को लेकर है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इन्हें सेना के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सेना के नाम पर सियासत कर रही है। तो बीजेपी का पलटवार यह है कि कांग्रेस राजनीति के लिए सेना के अपमान से बाज नहीं आ रही। फिलहाल आने वाले मॉनसून सत्र तक सियासत का ये सरेंडर संग्राम जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस सियासी कसरत की एक इनसाइड स्टोरी भी है। इसमें अपने अपने राजनीतिक हित साधने का दांव है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरकार अपनी सख्त छवि का संदेश देना चाहती है, तो ट्रंप के दबाव में सीज फायर के आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को कमजोर बता रहा है। सरकार की मंशा ये बताने की है उसके कार्यकाल में सेना को खुली छूट मिली है, तो विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार के दबाव में सेना ने सीज फायर किया है। सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पहले की कांग्रेस सरकारों का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख नहीं रहा, जबकि विपक्ष की कोशिश ये बताने की है कि मोदी सरकार के दौरान पाकिस्तान ने देश में अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया। फिलहाल राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की पूरी फौज कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलने पर उतर आई है, तो कांग्रेस की रणनीति भी फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी पर पलटवार करने की ही नजर आ रही है। से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसे हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसमें हम लोगों ने पूरे विश्व में बताया कि ये 1 to 1 की बात है। राहुल गांधी ने तरकस पर सच का बाण चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के पाप की हंडिया में वो जाके सीधा लगा। देश प्रेम का अभाव है क्या? उन्हें ये जानना चाहिए कि ये जो 59 लोग हैं लगातार मशक्कत कर रहे हैं विदेश में, उनके भी सदस्य हैं इन डेलीगेशंस में, उन्हें यह समझ तो होनी चाहिए। मोदी साहब को भी उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं 1947 में नहीं देश आज़ाद हुआ, 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो राहुल जी ने नरेंद्र कहा है, इससे आगे तो कुछ नहीं कहा। अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी का पोस्ट। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट में यह बात लिखी गई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी की तरफ से भी परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का भी बेंगलुरु हादसे पर अब ये पोस्ट सामने आया, जहां पर उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की। आपको बता दें, बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई है उसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ की होगी मजिस्ट्रेट जांच। सीएम सिद्धारमैया ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी न्यायिक टीम, ये भी सीएम की ओर से साफ कर दिया गया है। उनकी ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि इस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. Our government is not going to play politics. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।